नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आपकी मुलाकात इंडस्ट्री लीडर से करवाएंगे और उनसे स्मॉल बिजनेसेस के लिए ग्रोथ के मंत्र जानने की कोशिश करेंगे। वो अपने तजुर्बे से आपको आगे की राह दिखाएंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर करेंगे। हेल्पलाइन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राहुल गौतम, मैनेजिंग डायरेक्टर शीला फोन। राहुल जी नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू सौरभ, थैंक्स अ लॉट। राहुल साहब, आप हमें बता सकें, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है और वो बाउंस बैक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जिस तरह से अब जिंदगी नॉर्मलसी की तरफ लौट रही है, आपका उनके लिए क्या एडवाइस होगा? बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया आपने लेकिन जिस समस्या से वो गुजर रहे हैं और पिछले 2 साल पूरी इंडस्ट्री गुजरी है, और उनके लिए ये समस्या तो दुगनी समस्या है। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ। 2-4 चीज़ें छोटी छोटी ज़रूर करनी चाहिए। एक तो जो भी जिस बिज़नेस में भी आप हैं और जो भी कर रहे हैं, उस बिज़नेस में पहले ये पता लगा लें कि आपकी समस्या कहाँ पर है। देखिए, अगर इम्प्रूवमेंट हर चीज़ में करना चाहेंगे, आपके सप्लाई में भी हो जाए और फाइनेंस में भी हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन में भी हो जाए, तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जनरली समस्या एक जगह होती है, तो और हर एक की वो अलग अलग जगह है। वो कंस्ट्रेंट या वो हर्डल वो एक बार जान के और फिर उसके ऊपर ही फोकस करें। और हर एक के लिए अलग होगा, जैसे मैंने कहा, कुछ किसी के लिए फाइनेंस हो सकता है, किसी के लिए रॉ मटेरियल का पार्ट हो सकता है, किसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकता है। बट एक को लेके पहले एक उसको सुधारें, फिर वो समस्या दूसरी जगह बदल जाएगी, फिर उसके ऊपर काम करें। राहुल साहब, आप हमें ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बारे में भी बता सकें। आप रशिया यूक्रेन क्राइसिस को किस नज़रिए से देख रहे हैं? इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें, एनर्जी प्राइजेस हों, करेंसी फ्लक्चुएशन, सप्लाई चेन्स, आप इस पर किस तरह का व्यू पॉइंट रखते हैं? इसके क्या मायने हैं बिजनेसेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए खासकर, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट अनसर्टन है, ये अनसर्टनिटीज़, अनिश्चितताएं बिजनेसेस के लिए अच्छी नहीं होती हैं। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, अनिश्चितताएं या अनसर्टेनिटीज़ तो किसी भी बिज़नेस के लिए, चाहे बड़ी बिज़नेस हो चाहे एमएसएमईज़ हों, किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि ये अनसर्टेनिटीज़ जो हैं, ये तो अब चलती रहेंगी। शायद इतनी बड़ी ना हो कि जैसे कोरोना हुआ या ये यूक्रेन वॉर है, बट फ्लक्चुएशंस रॉ मटेरियल में, अवेलेबिलिटी में, प्राइसिंग में, ये सब इस तरह की अनसर्टेनिटीज़ तो बिल्कुल चलती रहेंगी। वो हमें थोड़ा बहुत अपने अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटीज़ या एजिलिटी ज़रूर डेवलप करनी पड़ेगी कि इन समस्याओं में हम किस तरह से प्रोग्रेस करें। ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं हैं, बिल्कुल रास्ते हैं। अभी आपने जो एक बात करी कि फ्लक्चुएशन इन फॉरेक्स, हो सकता है कि एक्चुअली रूपी थोड़ा सा वीकर ही होगा, जैसा हो रहा है पिछले दिनों में। तो जो एक्सपोर्ट वाला सेक्शन है हमारा, जो एमएसएमईज़ एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए तो शायद अच्छा हो। तो कहीं कुछ थोड़ा अच्छा होगा, कोई बुरा होगा। लेकिन हमको देखिए, ये समस्याएं हम ना हमारी क्रिएट करी हुई हैं, हमें तो इनके साथ आगे बढ़ना है। ये होगी अपनी जगह। राहुल साहब, जिस तरह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इससे ऑपरेशंस में स्मॉल बिजनेसेस को कई तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल हो गया। मैं तो माइक्रो यूनिट्स या उन सब भाइयों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस लेवल पे हम हैं, हमारे लिए भी बड़ी दिक्कत हो गई कि जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं रॉ मटेरियल में, फ्रीक्वेंसी में भी, एम्पलीट्यूड में भी जल्दी चेंज हो रहे हैं, बड़े उससे चेंज हो रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा बहुत डैम्पन होगा। ये समस्या अभी थोड़े समय के लिए है। तो ये समय जो है, हमें तो एक बार थोड़ा सांस रोक के किसी तरह से निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सेकंड हाफ ऑफ ये ईयर जो है, इस साल के बाद में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जानी चाहिए। आप हमें एक्सपोर्ट्स के फ्रंट्स पर जो डेवलपमेंट्स हैं, उस पर अपना व्यू दे सकें। डिस्पाइट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, एक्सपोर्ट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इट सीम्स चाइना +1 फैक्टर से भी सपोर्ट मिला है। तो आप हमें एमएसएमईज़ के लिए इस स्पेस में जो न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर अपनी राय दे सके। कोविड या कोरोना के बाद में बिल्कुल चाइना +1 का जो फैक्टर है, और ये ग्लोबली एक्सपीरियंस हो रहा है, इंडिया उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल सक्षम है, बिल्कुल सही जगह पे है। और हमारे जितने एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
और इसका लाभ हमें मिल सकता है। लेकिन जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो साथ में तो समस्याएं भी हैं। एक दो समस्याएं थोड़ी सी टेम्पररी हैं, मान लीजिए फ्रेट का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, लॉजिस्टिक्स का है, वो सब भी इस समय अपसेट हैं। बट जो अपॉर्चुनिटी आई है ये चाइना +1 की, ये तो बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड है। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो इंपोर्ट करते हैं गुड्स को, वो नहीं पूरी तरह से निर्भर चाइना पे नहीं होंगे। हम इंडिया के लिए इससे बेटर कोई मोमेंट नहीं है। इन नई संभावनाओं को टैप करने के लिए एमएसएमईज को कैसे बढ़ना होगा? सबसे बड़ी बात तो है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्मल सेक्टर में आना पड़ेगा। आप बिना किसी लिखत पढ़त के जो काम जैसे होते थे, कभी होते थे, कुछ लोगों ने बदला भी है कुछ, लेकिन अब और एक्सपोर्ट के मामले में तो ख़ास तौर पे वो नहीं होगा। अपनी ओन प्रोग्रेस के लिए भी आपको वो उस फॉर्मल सेक्टर में आना पड़ेगा। ऐसा महसूस होगा कि साहब इसके बिना हम कैसे काम कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मैं जिन लोगों के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ, कि वो अगर समझते हैं कि कहीं थोड़ा टैक्स का इवेजन या अवॉइडेंस हो गया, वो उनकी जेब में नहीं जाता है, वो भी इवेंचुअली कहीं ना इधर उधर चला जाता है, पास ऑन हो जाता है। प्रॉपर करें उसे, फॉर्मली आप आएँ और मतलब मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि एक बार मन बना लें तो पूरे रास्ते निकल आएंगे कि आप किस तरह से बिल्कुल जीएसटी का, टैक्स का, गवर्नमेंट की मशीनरी का, इंडिया की मशीनरी का, भारत का, सबका आप एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। और उसमें जब एक बार वो हो जाए, उसके बाद फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, आपके पेमेंट्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सारे चेक से होगा, प्रॉपर अकाउंटिंग होगी, डॉक्यूमेंटेड होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी जो है, बिकॉज टेक्नोलॉजी से एमएसएमई वालों को एक बहुत बड़ा डर ये लगता है कि हमने अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करी तो हम फिर फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। ये हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है जीडीपी में, वो काफ़ी स्टैग्नेंट रहा है। आप इंडस्ट्री 4.0 के रोल को किस तरह से देख रहे हैं? वो मैन्युफैक्चरिंग को कैसे पुश कर सकता है? स्मार्ट फैक्ट्रीज की किस तरह की भूमिका रहेगी? इसके अगर मैं लाभ गिनवाना शुरू करूंगा तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू, जैसे मैंने कहा कि एक आप इनफॉर्मल से फॉर्मल में आएंगे, इसी तरह से फ्रॉम ए इंडस्ट्री 2.0 और 3.0 से जब 4.0 में आएंगे, एवरीथिंग विल स्टार्ट मूविंग एट अ फास्टर पेस। हर चीज़ जो है वो ऑन टाइम रिकॉर्ड होगी, ऑन टाइम आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं। आपको महीनों नहीं लगेंगे, आपको हफ्ते नहीं लगेंगे डिसीजन लेने में, आप हाथ की हाथ ले सकते हैं। कोई समस्या उत्पन्न हुई है उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। राहुल साहब, आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक तरफ AI, ML, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरी तरफ माइक्रो यूनिट्स, कहीं कोई डिजिटल डिवाइड तो नहीं है? डिवाइड बिल्कुल है, लेकिन वो डिवाइड ही पोटेंशियल है उसको पूरा करने के लिए। जो एक बार एमएसएमईज ये तैयार हो जाएं कि साहब हमको इसमें होना है, तो ये सारे टूल्स जो हैं ये सारे अवेलेबल हैं। 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो बेसिक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो है, दूसरा आपका अपनी डिवाइसेस, और तीसरी आपकी कनेक्टिविटी दिन पर दिन बिल्कुल अवेलेबल एंड सस्ती दोनों होती जा रही है। आपकी डिवाइसेस जो हैं वो बिल्कुल होती जा रही है। सॉफ्टवेयर की बात है, उसमें आप एक बार मन बना लेंगे, सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस, और ये सब आपके पास में फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IoT है, मशीन लर्निंग है, ये सब बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे। बट उसके लिए आप सबसे पहले मन बना लीजिए करने के लिए। ऐसे माहौल में लार्ज कंपनीज जो हैं वो स्मॉल बिजनेसेस को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे ऑर्डर्स की बात हो या टाइमली पेमेंट्स की बात हो, क्योंकि डिलेड पेमेंट्स एमएसएमईज के लिए एक बड़ा कंसर्न एरिया रहा है। बिल्कुल है। देखिए, गवर्नमेंट ने वैसे तो 2-3-4 प्रोविजंस करे हुए हैं। हम अगर लिस्टेड कंपनी है, हमें तो हर क्वार्टरली बैलेंस शीट में हमको ये एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि कोई एमएसएमई हमारे यहाँ है उसका 90 डेज से ऊपर का पेमेंट नहीं है। वी हैव टू गिव दिस डिक्लेरेशन, और अगर हम कहीं डिफ़ॉल्ट करते हैं उसमें तो मतलब उसके जुर्माना है और उसका सब चीज़ें हैं। आई थिंक इसको बना देना चाहिए हिस्सा पूरा, जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं उन सबको,
कि उनको जो अपने अकाउंट्स कहते हैं जिसमें लेट्स से इसको हम CSR से कंपैरिजन कर सकते हैं। CSR इतना आपको करना है, ये डिक्लेरेशन देना है, उसका यूसेज बताना है। इसी तरह से गवर्नमेंट में ये सोच है, मतलब ये ऑलरेडी बात हो रखी है, इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ, दैट ऑल कंपनीज विल हैव टू डिक्लेयर कि भाई MSMEs का हमारा किसी का भी पेमेंट जो है वो नॉट ओनली पेमेंट, कोई किसी तरह का वाद विवाद भी नहीं है। तो ये सब काम हो रहे हैं। आपकी तरफ से स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक मैसेज, आपकी तरफ से उनके लिए एडवाइस। 3 चीज़ें ज़रूर करें। एक तो अपनी जो इंटेग्रिटी है वो इंटेग्रिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, आप उसी पे रहें। ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में या आज मुझे उसका कोई 2 पैसे एक्स्ट्रा बन गए, ऐसा होता नहीं है और ये बड़े समय के साथ में बनती है। एक वो अपना आपका जो कैरेक्टर है वो आप बिल्कुल उसको करें। दूसरी चीज़ एक फोकस वाली बात है। जो काम कर रहे हैं अब हर कुछ ना करना शुरू करें, सब ये भी ऐड कर लूँ, ये भी ऐड कर लूँ। वो आप उसमें सक्षम हो गए हैं, वो आपने डेवलप किया है, वो आपका फोकस एरिया है, उस पर ही फोकस रहिए। तीसरा मैं ये सभी से कहता हूँ कि उसका वर्ड चाहे ह्यूमिलिटी बोल लें या कुछ बोल लें, विच इज़ कि मैं सीखना कभी नहीं छोड़ूँ, मतलब आई शुड बी हम्बल इनफ फॉर दैट। ये 2 3 4 चीज़ें हैं, इनको रखिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कि ऐसा हो नहीं सकता, जो समय है, जहाँ भारत है, जहाँ हमारी इंडस्ट्री है, जिस पॉइंट पे हम हैं, वहाँ से आप सब और हम सब ग्रो ही करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। राहुल गौतम साहब, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और SMEs के साथ अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। हर एक आदमी को जब तक अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता होगी तो वो उस स्ट्रेंथ को बेच नहीं सकता, और उसको वीकनेस नहीं पता होगी तो उसको काउंटर नहीं कर सकता। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस हेल्पलाइन। आइए अब हम बातचीत करते हैं कैंट आरओ सिस्टम्स के CMD महेश गुप्ता जी से और इनसे स्मॉल बिजनेसेस के लिए ग्रोथ की स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करते हैं। महेश जी, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। महेश जी, आप हमें बता सकें, जो ग्रोथ का सफ़र है इसमें इनोवेशन की काफ़ी अहमियत है, खास करके इस दौर में। तो स्मॉल बिजनेसेस आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ पर जोर दें, आगे की रणनीति बनाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि कारोबार के डायनेमिक्स तेज़ी से बदल रहे हैं। आप कैसे समझाएंगे? तो मैं सबसे पहले लोगों को ये बताना चाहूँगा कि उनके बिजनेसेस बढ़ने वाले हैं। बिजनेसेस जो 2 साल तक ग्रोथ रुका रहा वो एकदम से एक्सपेंड होगा। जैसे बोतल के अंदर कोई चीज़ बंद थी, जब खुलती है तो पूरी गैस के साथ खुलती है, तो ये होने वाली है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नई संभावनाएं, नई संभावना एग्जिस्टिंग बिजनेस में और नई संभावना। और ये भी समझना पड़ेगा कि इन संभावनाओं को आप नहीं संभालेंगे तो आप मार भी खा सकते हैं। तो आपको अपने को तैयार करना है। जो बदलती हुई दुनिया है, उस बदलती हुई दुनिया में आप रेलिवेंट रहें। एक बात, आप रेलिवेंट तब रह पाएंगे जब आप दुनिया के साथ चलेंगे, और दुनिया के साथ चलने के लिए हर चीज़ के अंदर बदल आ रही है। जो पुरानी चीज़ें खपत होती थी वो खपत कम हो रही है। तो इनोवेशन इज़ ए वे ऑफ लाइफ, और इनोवेशन आपको करते रहना पड़ेगा, और इनोवेशन करते रहेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा मिलेंगी। महेश जी, इस दौर में ब्रांडिंग की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, लेकिन जितना जोर ब्रांडिंग पर देना चाहिए स्मॉल बिजनेसेस शायद देते नहीं हैं। आप बता सकें अपने अनुभव से, व्हाट रियली गोज इनटू क्रिएटिंग अ ब्रांड, और इस तरफ कैसे आगे बढ़ना चाहिए? आपने बहुत अच्छा कहा। इंडिया के अंदर अगर नंबर ऑफ ब्रांड्स आप काउंट करेंगे तो बहुत कम होंगे कंपेयर टू इवन इफ यू गो टू US। आई थिंक वी विल नॉट बी इवन 10% ऑफ ब्रांड्स। हमारे यहाँ अभी भी चीज़ें कमोडिटी के हिसाब से बिकती हैं। आने वाले समय में चीज़ें ब्रांडिंग के हिसाब से बिकेंगी। ब्रांडिंग इज गोइंग टू कम इन ए बिग वे बिकॉज द वे पीपल विल बाई विल चेंज। A एंड B, ब्रांडिंग किसकी चीज़ के लिए ज़रूरी है, SME को ये भी समझना चाहिए। ब्रांडिंग उस चीज़ के लिए ज़रूरी है अगर आप कंज्यूमर को माल बेचते हो। अगर आप माल B2C में अगर आप कंज्यूमर को माल बेचते हो तो ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन अगर आप B2B में बेचते हो, अगर आप बिजनेस को देते हो कि आपका जो मटेरियल है एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है दूसरी कंपनी के अंदर,
तो शायद ब्रांडिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। आपको ब्रांडिंग इस तरह से बिल्ड करनी पड़ेगी कि जो B2B वाला भी ये समझे कि आप अच्छी क्वालिटी का माल बनाते हो। तो वहाँ पे आपको ब्रांडिंग अपनी क्वालिटी की करनी पड़ेगी, आपको ब्रांडिंग अपनी डिलीवरी की करनी पड़ेगी। तो ब्रांडिंग जरूरी है, लेकिन ब्रांडिंग आप कंज्यूमर को बेचने के लिए कर रहे हैं, या ब्रांडिंग आप अपनी क्वालिटी की ब्रांडिंग कर रहे हैं, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्राइस का नहीं होने वाला है। हम लोग अभी तक इसमें काम किए कि भाई सस्ते सस्ता माल दे दें, क्वालिटी सफ़र करे तो करे, बट फ्यूचर इज़ क्वालिटी। महेश जी, जैसे आप बता रहे हैं, ई कॉमर्स के फ्रंट पर हम देख रहे हैं कई नई पॉसिबिलिटीज़ SMEs के सामने आई हैं, और जैसे हम ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग के फ्रंट पर स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट भी मिला है। इस तरफ वो आगे किस तरह की राह बनाए, कैसे आगे बढ़ें? बिल्कुल ठीक है। ब्रांडिंग इज ए कॉन्सेप्ट इन विच यू गिव ए सर्टेन पर्सनैलिटी टू ए प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी क्या है, दिस इज ऑल इज ब्रांडिंग। और कितने लोगों को पता है वो, आपने लोगों के कंज्यूमर का माइंड शेयर कितना कैप्चर किया हुआ है। अगर आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर के माइंड में है, दैट मीन्स आपने ब्रांडिंग करी हुई है। महेश जी, मार्केटिंग पर आपकी क्या राय होगी? इसको किस स्टेज पर बिजनेसेस को इस फ्रंट पर आगे बढ़ना चाहिए? शुरू से फोकस करना चाहिए। देखिए, ये एक इंग्रेडिएंट है। अगर आप एक सब्जी बना रहे हैं, उस सब्जी के अंदर आपके अंदर 4 मसाले डलते हैं, एक भी मसाला कम होगा तो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी आपको। इसी तरह आपका एक प्रपोजल है कि आप ये प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, आप किस प्राइस पे बेचेंगे वो आपकी ब्रांडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी है तो आप अच्छी प्राइस को ले सकते हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप ज़्यादा प्राइस ले सकते हैं उसके ऊपर से, नहीं तो आपको कम प्राइस मिलेगी। तो आपको शुरू से ही फोकस करना चाहिए अपनी ब्रांडिंग के ऊपर, जिस लेवल की भी ब्रांडिंग आपकी करनी है। और जितना आप टर्नओवर अपना एक्सपेक्ट करते हैं उसका कुछ परसेंटेज फीसदी, अगर B2B करते हैं तो 2 से 3%, अगर आप कंज्यूमर बिजनेस करते हैं तो 8 to 9% आपको ब्रांडिंग के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थोड़ी बहुत ब्रांडिंग कर सकते हैं। आपका कुछ नहीं हो तो वेबसाइट बना सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना के आप उसमें प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। उसके अंदर से आप यूट्यूब पे अपनी कुछ ना कुछ जो फीचर्स होते हैं आपके प्रोडक्ट के, आप अपना चैनल बना लीजिए यूट्यूब पे, यूट्यूब के चैनल को फिर प्रमोट कर दीजिए आप अपने। महेश जी, आप मार्केटिंग प्लान के बारे में बता सकें, और खासकर जो स्वॉट एनालिसिस है उसकी काफ़ी अहमियत है। अब बिजनेसेस को ये जानना ज़रूरी है, जहाँ तक स्ट्रेंथ्स की बात है, वीकनेसेस की बात है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, या थ्रेट्स की, तो इसको आप कैसे समझाएंगे? बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए, हर एक आदमी को जब तक अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता होगी तो वो उस स्ट्रेंथ को बेच नहीं सकता, और उसको वीकनेस नहीं पता होगी तो उसको काउंटर नहीं कर सकता। और उसके पास क्या आज की तारीख में अपॉर्चुनिटीज़ है, उस अपॉर्चुनिटीज़ को वो गेन नहीं करेगा तो उसको फ़ायदा नहीं हो सकेगा। और अगर थ्रेट्स को नहीं काउंटर करेगा तो पता चलेगा बिजनेस बनाया, दूसरा आदमी आया, उसके बिजनेस के कॉन्सेप्ट को खा गया। तो ये चारों चीज़ें, जैसे स्वॉट एनालिसिस आपने कहा, बहुत ज़रूरी है, और हर एक बिजनेस को अपने करते रहना चाहिए उसके ऊपर से। और ये डायनेमिक मॉडलिंग है, ये ऐसा नहीं कि जो आज आपने एनालिसिस की 1 साल के बाद वही एनालिसिस मिलेगी, बिकॉज मार्केट सिचुएशन वुड हैव चेंज बाय देन। So every now and then, every month, every time, this is a cyclic movement which he must continue to do that, and then take the precautionary action. उसको रिव्यू करते चलें, समीक्षा करते चलें, और आगे बढ़ते चले जाएं। डिजिटल मार्केटिंग के इस दौर में स्मॉल बिजनेसेस में जैसे नए एवेन्यूज क्रिएट हो रहे हैं, दे कैन रीच आउट टू एनीवन, एनीवेयर। साथ ही ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, वहीं इसके रिस्पॉन्सेज को ट्रैक किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं ग्रोथ के सफ़र में? 100 लोग अच्छा मानते हैं और एक आदमी खराब मानता है तो वो 100 के इम्पैक्ट को ख़त्म कर सकता है। नेगेटिव ओपिनियन गिव्स मोर हार्म टू यू देन ए पॉजिटिव ओपिनियन क्रिएट्स ओपिनियन अबाउट यू। तो आपको ये समझना चाहिए, अगर आपको अगर अच्छी ब्रांडिंग करनी है तो नेगेटिव ओपिनियन को देखते रहें, उसको सर्विस करें आज की तारीख में, बिकॉज पूरी दुनिया देख रही है उस चीज़ को। अगर आप कोई प्रोडक्ट आप ऑनलाइन पे बेचना जा रहे हैं तो वहाँ पे रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आपकी क्या स्टार रेटिंग है देखी जाती है, 5 इज़ अ मैक्सिमम एंड 0 इज़ द लीस्ट। तो आप 4 से नीचे वाले रेटिंग जिनकी आती है उनको लोग प्रोडक्ट को खरीदना पसंद नहीं करते हैं। फिर आज के तारीख में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप हर ओपिनियन को पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव को भी, नेगेटिव को भी। तो आपको जो नेगेटिव ओपिनियंस आती हैं उसके ऊपर जो करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए वो जरूर लेना चाहिए। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन किया है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हर तरह के आपको ओपिनियंस मिल सकते हैं, आपको फीडबैक मिल सकता है। तो नेगेटिव अगर फीडबैक हो, उसको कैसे स्मॉल बिजनेसेस उस पर फोकस करें, या उसको कैसे एड्रेस करने के लिए आगे बढ़ें? बिल्कुल आपने सही कहा। जो नेगेटिव ओपिनियन है उसके अंदर एक किसी कंज्यूमर ने डाला कि भाई मेरे को ये ऐसा फील हुआ, तो वी मस्ट कॉन्टैक्ट दैट कंज्यूमर एंड वी मस्ट रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड वी मस्ट रिक्वेस्ट हिम, सर इफ यू आर नाउ हैप्पी कैन यू काइंडली पुट द रिकमेंडेशन टू अस।
तो ये आपको एक कस्टमर फीडबैक, कस्टमर सर्विसिंग डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा अपने यहाँ। कितने लोग रख रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा, कितनी आपकी नेगेटिव कंप्लेंट्स आती हैं, उन कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना। ये मैं ये नहीं कह रहा कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए, कंप्लेंट्स आती हैं जब कोई आदमी इस्तेमाल करता है और कंज्यूमर का अपना एक नज़रिया होता है, उस नज़रिए में वो उसको सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, लेकिन उसको सेटिस्फाई फिर फाइनली करना आपका काम है। और नहीं काम है तो हम लोग तो यहाँ तक करते हैं भाई, अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना पैसे ले लीजिए, आप हमारा प्रोडक्ट दे दीजिए वापस को। तो कंज्यूमर का एक जो एंगर है वो ख़त्म हो जाता है उसके ऊपर से, और उसको क्विकली करना चाहिए, ये नहीं कि उसके ऊपर आप स्लीप ओवर करें, ये बहुत ज़रूरी है। ब्रांड एम्बेसडर्स वर्सेस इन्फ्लुएंसर्स, इनके रोल को, इनके भूमिका को आप इस एनवायरनमेंट में किस तरह से रीड कर रहे हैं, और अगर स्मॉल बिजनेसेस इस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो आप उनको क्या समझाएंगे? देखिए, जो ब्रांड एम्बेसडर जब आते हैं, जब आपके पास एक बड़ा बजट हो, ब्रांड एम्बेसडर का क्या फ़ायदा होता है इसको समझ लेते हैं। आप एक कुछ चीज़ खुद अपने आप से कहते हैं और एक ब्रांड एम्बेसडर आके कहता है, उसकी पब्लिसिटी है, ब्रांड एम्बेसडर को लोग जानते हैं, वो पहचानते हैं, तो उसके कहने को लोग अच्छी तरह से मानते हैं। ब्रांड एम्बेसडर हमेशा इंश्योर करते हैं कि वो किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करें तो वो देखते हैं कि वो प्रोडक्ट ठीक है नहीं ठीक है, तो वो बोलते हैं, तो उससे एक फ़ायदा कंपनी को क्या होता है, कंपनी को जो मीडिया स्पेंड करना पड़ता है वो कम हो जाता है। लेकिन जब आपके पास बहुत बड़ा बजट नहीं है एडवर्टीजमेंट का, आप बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचना नहीं चाहते हैं, और अगर पहुंचना भी चाहते हैं, अगर आप समर्थ नहीं हैं उसके लिए, तो इन्फ्लुएंसर्स का काम हो गया आजकल सोशल मीडिया पे, और जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं। इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, उनके 1-1 लाख के, 2-2 लाख के, 3-3 लाख के उनके ग्रुप्स होते हैं, तो वो कुछ बोलते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, ये अच्छा है, तो उसके लोग उसको विश्वास रखते हैं कि अगर ये बाकी चीज़ों में अच्छा बोलते हैं तो इस प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छा बोलेंगे, और फिर उसके ऊपर लोग बिलीव करते हैं। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर जैसे आज हम ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, हमारी ब्रांड एम्बेसडर 17 साल से हमारे साथ हैं, हम अभी भी इन्फ्लुएंसर को भी यूज़ करते हैं। चलते हम चाहेंगे आपकी तरफ से एसएमईज के लिए एक फाइनल एडवाइस। देखिए, दौर है जो चेंजिंग दौर है, मैं कहूँगा अपना कॉन्फिडेंस रखें। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा कर सकते हैं तो आप अच्छा करेंगे, और अगर आप मायूस रहेंगे तो आप कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि समय ख़राब था, निकल गया, अच्छा समय आने वाला है और हमें उसके लिए मेहनत करनी है, ये आप करें। और लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आप इनोवेशन करें ज़रूर, नई नई चीज़ में, नई नई सोल्यूशन में करें, क्योंकि ये समझ लें जो चीज़ चलती आ रही है वो चलेगी नहीं, आने वाले समय में बदलेगी। कोई चीज़ रिवोल्यूशन 10 साल में होता था, वो रिवोल्यूशन 5 साल में आएगा, तो चीज़ें बदलेंगी। आप अपने को बदलें, अपने प्रोडक्ट्स को बदलें और कॉन्फिडेंस रखें, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी। वैसे भी एक्सप्रेस हेल्पलाइन में अभी के लिए इतना ही। चलते चलते हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे, इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस, यू नीड एक्सपीरियंस टू गेन विजडम। तो फिर इसी नोट पर हम इंडस्ट्री लीडर्स का शुक्रिया करना चाहेंगे अपने अनुभवों को, एक्सपीरियंसेस को स्मॉल बिजनेसेस के साथ शेयर करने के लिए, और उम्मीद करेंगे एमएसएमईज नई ऊर्जा के साथ इन पहलुओं पर काम करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।